तक जी रहा है। 100 साल आगे बढ़कर 2001 तक आए। आज मीडियन पारिवारिक आय $47,000 है। अमेरिका में जितने लोग हैं उससे ज़्यादा कारें हैं। ज़्यादातर परिवारों के पास कम से कम 2 टीवी हैं। औसत जीवन काल 75 साल है। आज आम लोगों के पास ज़्यादा डिस्पोजेबल यानी ज़रूरतों से ज़्यादा आय है, ज़्यादा खाली समय है और करियर से पहले से ज़्यादा विकल्प। लेकिन इनके बावजूद अमेरिका के 72 मिलियन परिवारों में से ज़्यादातर एक मासिक वेतन से दूसरे मासिक वेतन तक जी रहे हैं। पारिवारिक घर, कारों और फर्नीचर को हटा दें तो औसत परिवार के पास कोई संपत्ति नहीं है, शून्य संपत्ति। हालांकि पारिवारिक आमदनी बढ़ी है, लेकिन पारिवारिक कर्ज और काम के घंटे भी बढ़ गए हैं। इस तस्वीर में क्या गलत या गड़बड़ है? क्या आप गलत सिस्टम में काम कर रहे हैं? इसमें गड़बड़ यह है कि बहुत सारे लोग गलत योजना पर चल रहे हैं। वे गलत सिस्टम से जुड़ गए हैं और उनके पास इस बात की बुनियादी समझ नहीं है कि दौलत कैसे बनाई और जोड़ी जाती है। मैं एक साहसिक कथन कहने जा रहा हूं जिससे आपको सदमा लग सकता है, लेकिन यह पूरी तरह 16 आने सच है। सुनने के लिए तैयार हैं? लाग लपेट के बिना सीधे सीधे कहता हूँ, हकीकत यह है कि आज मिलेनियर बनना संयोग का नहीं, चयन का मामला है। आपने सही सुना। आज मध्यम वर्गीय परिवार, आय कमाने वाला हर व्यक्ति मिलेनियर बन सकता है, असंभव कतई नहीं। दरअसल यह काफ़ी आसान है। आज अगर आप मिलेनियर बनना चाहते हैं तो आपको बस ये 3 कदम उठाने की ज़रूरत है। यह समझें कि दौलत कैसे बनाई जाती है और जोड़ी जाती है। दौलत बनाने के आजमाए हुए सिस्टम की नकल करें। यह निरंतर करते रहें। 1, 2, 3 ये 3 स्टेप आपको मिलेनियर बनाने का एक सिंपल सा प्रोसीजर है। बस यही करें। सिर्फ ये 3 कदम उठाकर ही आम लोग $1 मिलियन की संपत्ति इकट्ठी कर सकते हैं और मिलेनियर बन सकते हैं। समझना, नकल करना और निरंतरता। आप इस पुस्तक में क्या सीखेंगे? इस पुस्तक से आप आजमाई हुई रणनीतियाँ सीखेंगे। इन रणनीतियों का इस्तेमाल करके आम लोग अपने तथा अपने परिवार के लिए सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। इन रणनीतियों पर अमल करना आसान है। ये समय के इम्तिहान में भी खरी उतरी हैं और इनकी बदौलत पिछले 50 सालों में लाखों लोग मिलेनियर बने हैं। दोस्तों, मिलेनियर बनना अब खुशकिस्मती पर निर्भर नहीं करता। यह तो सिर्फ सीखने और दौलत बनाने की आजमाई हुई रणनीतियों के अनुसरण पर निर्भर करता है। बेस्ट सेलिंग पुस्तक द मिलेनियर नेक्स्ट डोर के अनुसार बहुसंख्यक मिलेनियर रॉकफेलर या वांडरबिल्ट्स के वंशज नहीं हैं। 80% से ज़्यादा मिलेनियर सामान्य लोग हैं जिन्होंने अपनी दौलत इकट्ठी की है। इस बारे में सोचें। 80% से ज़्यादा मिलेनियर सामान्य लोग हैं। यह आंकड़ा मेरी कही हुई बात को साबित करता है। आज मिलेनियर बनना संयोग का नहीं, चयन का मामला है। इस पुस्तक का लक्ष्य आपको वे रणनीतियाँ सिखाना है जिनका इस्तेमाल करके दौलतमंद लोगों ने दौलत बनाई और इकट्ठी की है। पहले इन रणनीतियों का इस्तेमाल केवल विशेषाधिकार वाले चंद लोग ही कर सकते थे। अगर आपको सन 1900 में ये रणनीतियाँ पता भी होती तो भी आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उनका लाभ लेने के लिए आपको पास संभवतः नगद पैसे या उचित संपर्क नहीं होते। आज वह बात नहीं है। आज स्थिति बदल चुकी है। आज बेहतर प्रौद्योगिकी की बदौलत, मध्यम वर्गीय वेतन बढ़ाने की बदौलत और ई कंपाउंडिंग यानी ई चक्रवृद्धि नामक नवाचारी बिजनेस मॉडल की बदौलत हाई स्कूल या उससे ज़्यादा की शिक्षा वाला लगभग कोई भी मध्यम वर्गीय व्यक्ति अपने धन, समय और संबंधों की लिवरेजिंग करके व्यक्तिगत व वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकता है। इस पुस्तक में बताई रणनीतियों का अनुसरण करके आप भी मिलेनियर बन सकते हैं। मिलेनियर काल में आपका स्वागत है। भवदीय बर्क हेजेस। बर्क हेजेस की डेस्क से आपकी पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर हैं। मेरे पिताजी 25 साल पहले गुजर गए थे, लेकिन आज भी मुझे उनके साथ शाम को खेले गए शतरंज के मैच इतनी अच्छी तरह याद है मानो वे कल की ही बात हों। मुझे याद है कि इक्वाडोर के तट पर हमारे बीच हाउस में
के बरामदे में प्रशांत महासागर का नज़ारा दिखता था और मैं वहाँ शतरंज की बिसात बिछाने में पिताजी की मदद करता था। मुझे याद है कि मैं सफ़ेद बालुई तट पर लहरों को बखेरते देखता था। मुझे याद है कि नमकीन पानी की धुंध पर गुड़हल की खुशबू तैरती रहती थी। मुझे याद है कि मैं नरम पीले सूरज को भूरे क्षितिज के नीचे डूबते देखता था। हम अंधेरा होने तक शतरंज खेलते थे। पिताजी बोलते थे, मैं सुनता था। मुझे याद है क्षितिज को निहारते वक्त उन्होंने कई बार यह वाक्य बोला था, कभी किसी चीज़ को स्थायी मानकर न चलें। एक ही दिन में राजा से रंक, कभी किसी चीज़ को स्थायी मानकर न चलें। पिताजी 1959 का जिक्र कर रहे थे, जब कास्त्रो ने क्यूबा पर कब्जा कर लिया था। इस क्रांति से पहले पिताजी क्यूबा से सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। टाइम पत्रिका के एक लेख के अनुसार पिताजी की नेटवर्थ $20 मिलियन से ज़्यादा थी, जो आज के डॉलरों से कम $20 मिलियन होगी, $200 मिलियन होगी। वे 12 अलग अलग व्यवसायों के मालिक थे, जिनमें कपास की मिल, रिटेल स्टोर, टेक्सटाइल मिल, रसायन बनाने वाला कारखाना और कॉमर्शियल रियल एस्टेट शामिल थे। जब कास्त्रो ने सत्ता हथिया ली तो मेरे माता पिता खाली हाथ कोरे कपड़ों में भागकर जमैका पहुंचे। कास्त्रो ने पिताजी के व्यवसायों और बैंक खातों को जब्त कर लिया। साम्यवादियों का कहना था कि लोगों के खिलाफ अपराध की सजा है। पिताजी का एकमात्र अपराध यह था कि वे सफल थे और फिर उस सफलता को स्थायी मानकर चले। अतीत तो देखने पर यह स्पष्ट नजर आता है कि उन्हें अपनी कुछ संपत्तियां देश के बाहर पहुंचा देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वे यह मानकर चल रहे थे कि कास्त्रो कभी सरकार नहीं गिरा पाएंगे। पिताजी का अंदाजा गलत निकला। उन्होंने अपनी दौलत गंवाकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। पाइपलाइनों की चेतावनी। पिताजी ने दोबारा दौलत बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बुरी अर्थव्यवस्था और हृदय रोगी ने उनकी वापसी नहीं होने दी। अपने अंतिम दिनों में वे कटु नहीं थे, वे बदोबस्त निराश थे। उनका समय खाली खत्म हो गया था। शतरंज खेलते समय पिताजी ने मुझसे वे सिद्धांत सिखाने की पूरी कोशिश की, जिसकी बदौलत वे 50 साल से भी कम उम्र में दौलत बन चुके थे। पिताजी अक्सर अपने खुद के व्यवसायों के मालिक बनने के महत्व का उपदेश देते थे। स्वामित्व का मतलब है स्वतंत्रता और नियंत्रण। पिताजी मानते थे कि आपके पास जितने ज़्यादा व्यवसाय होते हैं उतना ही अच्छा रहता है। वे कहते थे कि आपकी पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर हैं। मैंने पिताजी की नसीहत को दिल से उतार लिया। मैंने अपना पहला व्यवसाय 25 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था। आज मैं तीव्र विकास करने वाले कई व्यवसायों का मालिक हूँ। विडंबना देखो, मेरी एक कंपनी एक्वेडोर पाइपलाइन व्यवसाय में है। सचमुच, एक्वेडोर ज़मीन के नीचे पाइप बिछाती है। इन पाइपों का इस्तेमाल पुरानी अर्थव्यवस्था की यूटिलिटी गैस कंपनियां और पानी की पाइपलाइनों की सुरक्षा के लिए करती हैं। नई अर्थव्यवस्था की टेलीकॉम कंपनियां इन पाइपों का इस्तेमाल अपने फाइबर ऑप्टिक केबलों के लिए करती हैं, जो भविष्य की पाइपलाइनें हैं। मेरे अमीर डैडी और उनके अमीर डैडी। पिताजी विविधता में बहुत विश्वास करते थे, इसलिए उनके 12 अलग अलग तरह के व्यवसाय थे। अगर आपके पास सिर्फ एक ही पाइपलाइन है तो आपके पास जीवन की एक ही डोर है। वे शतरंज में मेरे मोहरे को पिटते हुए कहते थे, आपके पास जितनी भी ज़्यादा पाइपलाइनें हो उतना ही बेहतर है। कुछ महीने पहले मैंने रॉबर्ट कियोस्की का एक ऑडियो टेप देखा, व्हाट माई रिच डैड टॉट मी अबाउट इन्वेस्टिंग। इसमें कियोस्की ने 2 युवकों को छोटी सी कहानियां सुनाई। इन युवकों को 1 मील दूर की झील से उनके गांव तक पानी पहुंचाने की नौकरी मिली। पानी ले जाने से लिए युवक ने बाल्टियों का इस्तेमाल किया, दूसरे युवक ने पाइपलाइन बना ली। लंबे समय में पाइपलाइन बनाने वाला युवक बाल्टी ढोने वाले युवक से ज़्यादा सफल हुआ। कियोस्की का ऑडियो सुनकर मुझे वे सबक याद आ गए जो पिताजी ने मुझे 25 साल पहले सिखाए थे। उस शाम घर पहुंचकर मैंने एक नई पुस्तक के लिए 10 पेज के नोट्स लिख डाले। मैंने पाइपलाइन के जीवन की डोर बताकर पाठकों से आग्रह किया था कि वे अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों पाइपलाइनें बनाएं, ताकि उनकी आमदनी की नदियां अलग अलग तरह जगहों से आएं। मैंने इस पुस्तक का शीर्षक रखा, द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। 3 महीनों बाद मैंने प्रकाशक को उस पुस्तक की पांडुलिपि थमा दी, जिसे आप अपने हाथों में थामे हुए हैं। अपनी खुद की पाइपलाइन बना ला। इतने वर्षों से मैंने पिताजी की सलाह पर चलकर कई लाभदायी पाइपलाइनें बनाई।
उनकी तरह मैं 12 व्यवसायों का मालिक नहीं हूँ, न ही उनकी तरह मेरी नेट वर्थ अब तक $20 मिलियन हुई है, लेकिन मैं इस दिशा में काम कर रहा हूँ। पाइपलाइनें लोगों की जेब में पैसे पहुंचाकर उनके जीवन से चिंता को दूर करने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन सबसे बढ़कर पाइपलाइनें इसलिए बनाई गई हैं ताकि लोगों को व्यक्तिगत और वित्तीय स्वतंत्रता तथा आजीवन सुरक्षा मिल सके। संक्षेप में, पाइपलाइनें जीवन की डोर हैं। एक तानाशाह ने मेरे पिताजी के जीवन की डोरों को छीन लिया था और वे इससे भी कभी उबर नहीं पाए। अमेरिका में लोगों को वरदान मिला है, हमारे जीवन की डोर कभी कोई तानाशाह नहीं छीन सकता, सिर्फ हम ही खुद अपने जीवन की डोर छीन सकते हैं। कैसे? मेरे पिताजी के जीवन से सबक लें, यह मानकर न चले कि आने वाला कल भी आज जैसा ही होगा, क्योंकि यह नहीं होगा। एकमात्र सुरक्षा पाइपलाइन की सुरक्षा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आज ही अपनी पाइपलाइनें बनाना शुरू कर दें ताकि आने वाले कल में आपके पास आपके जीवन की डोर रहे। प्रस्तावना: 1801 मध्य इटली की घाटी। यह सन 1801 की बात है। इटली के एक छोटे से गांव में पाब्लो और ब्रूनो नाम के दो महत्वाकांक्षी युवा कजन अगल बगल में रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे और बड़े सपने देखते थे। वे लगातार बातें करते थे कि किसी दिन किसी न किसी तरह वे गांव में सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। वे दोनों ही प्रतिभाशाली भी थे और मेहनती भी। उन्हें तो बस एक अवसर की ज़रूरत थी। एक दिन उन्हें वह अवसर मिल गया। गांव वालों ने दो आदमियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया जो नज़दीक की नदी से पानी लाकर शहर के चौक के हौज में डालें। यह नौकरी पाब्लो और ब्रूनो को मिल गई। दोनों ने एक एक बाल्टी पकड़ी और नदी की तरफ चल दिए। शाम तक उन्होंने शहर के हौज को लबालब भर दिया। गांव के मुखिया ने उन्हें पानी की हर एक बाल्टी के लिए 1 पैनी का भुगतान किया। हमारा सपना सच हो गया, ब्रूनो चिल्लाया। मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं हो रहा है, ब्रूनो। लेकिन पाब्लो को इतना यकीन नहीं था। भारी बाल्टियां ढोने की वजह से उसकी पीठ में दर्द हो रहा था और उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। अगली सुबह वह फिर उन्हें ढोने की बात सोचकर उसे दहशत हो रही थी। उसने संकल्प लिया कि वह नदी से गांव तक पानी लाने का कोई अच्छा उपाय सोचेगा। पाब्लो बड़ा पाइपलाइन पुरुष। जब वे दोनों अगली सुबह अपनी अपनी बाल्टियां उठाकर नदी की तरफ जाने लगे तो पाब्लो ने कहा, ब्रूनो, मेरे पास एक योजना है। चंद सिक्कों के बदले में दिन भर बाल्टियां ढोने के बजाय क्यों न हम नदी से गांव तक पाइपलाइन बना लें। ब्रूनो चलते चलते एक कदम रुक गया। पाइपलाइन, ऐसा किसने सुना है? ब्रूनो चिल्लाया। पाब्लो, हमारे पास एक बेहतरीन नौकरी है। मैं एक दिन में 100 बाल्टियां उठा सकता हूँ। एक बाल्टी के बदले 1 पैनी मिलती है, यानी दिन भर में $1 यानी मैं एक धन्ना सेठ हूँ। सप्ताह भर में जूतों की नई जोड़ी खरीद सकता हूँ। महीने भर में गाय खरीद सकता हूँ। 6 महीने में एक नई झोपड़ी बना सकता हूँ। हमारे पास इस शहर की सबसे अच्छी नौकरी है। देखो, हमें वीकेंड की छुट्टियाँ मिलती हैं और हर साल 2 सप्ताह का संवैतनिक वेकेशन भी मिलता है। हम जिंदगी भर के लिए सही जगह पर पहुंच चुके हैं। अपनी पाइपलाइन के इरादे को दिमाग से निकाल दो। लेकिन पाब्लो इतनी आसानी से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। उसने अपने पक्के दोस्त को पाइपलाइन की योजना धैर्य से समझाई। पाब्लो दिन के आधे हिस्से में बाल्टी ढोने का काम करेगा और दिन के बाकी आधे हिस्से में वह वीकेंड में अपनी पाइपलाइन बनाएगा। पाब्लो जानता था कि पथरीली जमीन की नाली खोदने में बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि उसे ढोई गई बाल्टियों की संख्या के हिसाब से वेतन मिल रहा था। इसलिए जब वह जानता था कि उसकी आमदनी पहल कम हो जाएगी, वह यह भी जानता था कि उसकी पाइपलाइन से अच्छा मुनाफा होने में 1 या 2 साल लग जाएंगे। ब्रूनो नहीं माना, लेकिन पाब्लो को अपने सपने पर विश्वास था। पाइपलाइन की प्रगति। ब्रूनो और बाकी गांव वाले पाब्लो को हंसी उड़ाने लगे। वे उसे मजाक में पाब्लो पाइपलाइन पुरुष कहते थे। ब्रूनो पाब्लो को दुगना काम कर रहा था, इसलिए वह लगभग दुगने पैसे भी कमा रहा था। वह अपनी नई खरीदी चीज़ों को छान झाड़ता था। उसने चमड़े की नई काठी वाला एक गधा खरीद लिया जो उसकी नई 2 मंजिला झोपड़ी के पास खड़ा रहता था। उसने नए कपड़े खरीदे। वह सराय में लजीज भोजन करने लगा। गांव वाले उसे मिस्टर ब्रूनो कहते थे। जब वह शराब खाने में मौजूद सभी लोगों को अपनी तरफ से 1 गिलास शराब पिलाता था तो सभी उसकी तारीफ के पुल बांधते थे और उसे मजाक में जमकर हंसते थे।
छोटे काम यानी बड़े परिणाम। जब ब्रूनो शाम को और वीकेंड में अपने जालीदार झूले में लेटा रहता था, तब पाब्लो अपनी पाइपलाइन खोदता रहता था। पहले कुछ महीनों में तो पाब्लो को मेहनत पर कोई फल नहीं दिख रहा था। काम मुश्किल था, ब्रूनो के लिए काम से भी ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि पाब्लो शाम को और वीकेंड में भी काम कर रहा था। लेकिन पाब्लो खुद को बार बार याद दिलाता था कि कल से अपने सपने आज के त्याग से ही साकार होंगे। हर दिन का वह खुदाई करता रहा, एक के बाद में एक एक इंच करके। यह बहुत आसान है। पथरीली जमीन पर कुदाली चलाते समय वह खुद से बोलता, इंच 1 फुट में बदल गए, फिर 10 फुट, फिर 20 फुट, फिर 100 फुट। अल्पकालीन कष्ट का मतलब है दीर्घकालीन लाभ। वह यह खुद को दिलाता था जब वे दिन भर में काम के बदले थका मांदा अपनी सामान्य झोपड़ी में घुसता था। वह अपनी सफलता को मापने के लिए हर दिन के लक्ष्य तय करता था और देखता था कि वह पूरे हुए हैं या नहीं। वह यह भी बात जानता था कि आगे चलकर उसे अपने प्रयासों की तुलना में बहुत बहुत ज़्यादा पुरस्कार मिलेंगे। अपनी निगाह पुरस्कार पर रखो, उसने बार बार दोहराया जब वह गांव के शराब खाने से आती हंसी की आवाज़ें सुनते सो गया। अपनी निगाह पुरस्कार पर रखो। पूर्ण पाइपलाइन पुरस्कार। नीचे वाला पलड़ा ऊपर जाता है। 2 महीनों में बदल गई। एक दिन पाब्लो को इस बात का एहसास हुआ कि उसकी पाइपलाइन आधी पूरी हो गई है। इसका मतलब यह था कि उसे अपनी बाल्टियां भरने के लिए अब सिर्फ आधी दूरी तय ही पैदल करना होगा। बचने वाले समय में भी पाब्लो ने अपनी पाइपलाइन पर काम करने में लग गया। पाइपलाइन पूरी होने की तारीख तेजी से और तेजी से करीब आ रही थी। पाइपलाइन बनाने के बीच आराम करते समय पाब्लो अपने पुराने दोस्त ब्रूनो को बाल्टियां ले जाते देखता। ब्रूनो के कंधे अब काफी झुक गए थे, वह दर्द से झुका हुआ था। हर दिन हमाली करने की वजह से उसकी चाल धीमी हो गई थी। अब ब्रूनो नाराज और खिन्न था। वह इस बात से चिढ़ रहा था कि हर दिन बाल्टियां ढोने की अभिशिप्त है जिंदगी भर। अब वह अपने जालीदार झूले में कम समय बिताता था और शराब खाने में ज़्यादा समय बिताता था। शराब खाने के लोग ब्रूनो को आते देखकर फुसफुसाते थे, लो ब्रूनो, बाल्टी वाला आ गया। फिर जब शहर के अव्वल शराबी ब्रूनो की झुकी हुई मुद्रा और पैर घसीट कर चलने वाली चाल की नकल करता तो सभी लोग खी खी करके हंसने लगते थे। अब ब्रूनो सबको अपनी तरफ से एक गिलास शराब भी नहीं पिलाता था, न ही वह चुटकुले सुनाता था। अब तो वह खाली बातलों से भरे अंधेरे कोने में अकेले बैठना पसंद करता था। आखिरकार पाब्लो का बड़ा दिन आ गया। पाइपलाइन पूरी हो गई। गांव वालों ने आसपास भीड़ लगा ली। जब पानी पाइपलाइन से बहता हुआ गांव के हौज में आ गया, जब गांव के पास ताजे पानी की स्थायी आपूर्ति हो चुकी थी, इसलिए आसपास के इलाके के लोग उस गांव में आकर बसने लगे और इसका विकास हुआ तथा यह समृद्ध हुआ। बाल्टी को ना और पाइपलाइन को हाँ। एक बार जब पाइपलाइन पूरी हो गई तो पाब्लो को बाल्टियां ढोकर पानी लाने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। पानी बहता रहता था, चाहे वह काम करे या ना करे। यह तब भी बहता रहता था जब वह खाना खाता था, यह तब भी बहता रहता था जब वह सोता था, यह वीकेंड पर भी बहता रहता था जब वह खेलता था। गाँव में जितना ज़्यादा पानी बहकर आ जाता था, उतना ही ज़्यादा पैसा बहकर पाब्लो की जेब में आ जाता था। पाइपलाइन वाला पाब्लो अब चमत्कारी पाब्लो के नाम से मशहूर हो गया। नेताओं ने उसकी दूरदृष्टि की प्रशंसा की, उसे मेयर का चुनाव लड़ने को कहा। लेकिन पाब्लो समझता था कि उसे जो किया है वह चमत्कार नहीं था, यह तो एक बहुत बड़े सपने का सिर्फ पहला चरण था। देखिए, पाब्लो के पास ऐसी योजनाएं थी जो उसके गांव से बहुत बहुत आगे तक जाती थी। पाब्लो की योजना पूरे संसार में पाइपलाइन बनाने की थी। मदद के लिए अपने मित्र को नियुक्त करना। पाइपलाइन आने की वजह से ब्रूनो बाल्टी वाले का काम ठप हो गया। पाब्लो को दुख होता था जब वह अपने पुराने दोस्त को शराब खाने में मुफ्त शराब के लिए भीख मांगते देखता था। इसलिए पाब्लो ने ब्रूनो के साथ एक मुलाकात तय की। ब्रूनो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद मांगने आया हूँ। ब्रूनो ने अपने झुके हुए कंधे सीधे किए और उसकी काली आंखें सिकुड़ गई। उसने फुफकारते हुए कहा, मेरा मजाक मत उड़ाओ।
पाब्लो ने कहा, मैं यहाँ शान झाड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें एक बेहतरीन कारोबारी अवसर देने आया हूँ। मेरी पहली पाइपलाइन पूरी करने के में मुझे 2 साल से ज़्यादा लग गए, लेकिन इन 2 सालों में मैं बहुत कुछ सीखा। मैं जानता हूँ कि किन औजारों का इस्तेमाल करना है, कहाँ खोदना है, कैसे पाइप बिछाना है। रास्ते में चलते चलते मैंने नोट्स लिए हैं और एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिससे मैं एक और पाइप बना सकता हूँ, फिर एक और, फिर एक और। मैं अकेला ही 1 साल में पाइपलाइन बना सकता हूँ, लेकिन यह मेरे समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग नहीं होगा। मेरी योजना है कि मैं तुम्हें और दूसरों को यह सिखा दूँ कि पाइपलाइन कैसे बनानी है। इसके बाद तुम दूसरों को सिखाना और हम में से हर एक व्यक्ति दूसरे को सिखाएगा, जब तक कि इस इलाके के हर गांव में पाइपलाइन न पहुंच जाए, फिर देश के हर गांव में पाइपलाइन न पहुंच जाए और अंततः पूरे संसार में हर गांव में एक एक पाइपलाइन न पहुंच जाए। जरा सोचो, पाब्लो ने आगे कहा, हम उन पाइपलाइनों से गुजरने वाले 1 गैलन पानी के बदले में थोड़े से पैसे ले सकते हैं। पाइपलाइनों से जितना ज़्यादा पैसा पानी बहेगा, हमारी जेब में भी उतना ही ज़्यादा पानी बहकर आ जाएगा, पैसा आएगा। मैं जो पाइपलाइनें बनाई हैं वह सपने का अंत नहीं है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ब्रूनो को आखिरकार बड़ी तस्वीर दिख गई। वह मुस्कुराया और उसने अपना सख्त हाथ आगे पुराने दोस्त की तरफ बढ़ा दिया और अपने हाथ मिलाया और फिर पुराने बिछड़े दोस्तों को तरह गले मिलने लगा। बाल्टी ढोने वाले संसार में पाइपलाइन के सपने। बरसों गुजरे हुए पाब्लो और ब्रूनो काफ़ी पहले रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनका विश्वव्यापी व्यापार पाइपलाइन व्यवसाय अब भी उनके बैंक खातों में हर साल करोड़ों डॉलर बहाकर लाता है। कई बार तो देहात में यात्रा करते वक्त पाब्लो और ब्रूनो पानी की बाल्टियां ढोने वाले युवकों के पास से गुजरते थे। यह देखकर बचपन के दोस्त रुक जाते थे। वे युवकों को अपनी कहानी बताते और उनकी खातिर पाइपलाइन बनाने में उनकी मदद करने का प्रस्ताव रखते थे। कुछ लोग उनकी बात सुनते थे और पाइपलाइन व्यवसाय शुरू करने के अवसर पर उछल पड़ते थे। लेकिन दुख बात यह है कि ज़्यादातर बाल्टी ढोने वाले जल्द ही पाइपलाइन के विचार को खारिज कर देते थे। पाब्लो और ब्रूनो बार बार एक जैसे बहाने सुनते थे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको अगला पार्ट मिल सके और हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशन भी दोस्तों आपको मिलते रहें। पाब्लो और ब्रूनो बार बार एक जैसे बहाने सुनते थे। मेरे पास समय नहीं है। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि वह एक दोस्त के दोस्त को जानता है जिसने पाइपलाइन बनाने की कोशिश की थी और नाकाम रहा था। जो लोग जल्दी अंदर जाते हैं सिर्फ वही पाइपलाइन से पैसा कमा पाते हैं। मैंने ज़िंदगी भर बाल्टियाँ ढोई हैं। मैं तो जो जानता हूँ वही करता रहूँगा। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनका पैसा पाइपलाइन घोटाले में डूब गया था। मैं तो हरगिज़ नहीं करूँगा। इतने सारे लोगों के भविष्य दृष्टि का अभाव था। यह देखकर पाब्लो और ब्रूनो दुखी हो जाते थे। लेकिन दोनों दोस्त बाद में इस तथ्य को स्वीकार कर लेते थे कि वे बाल्टी ढोने वाले संसार में रहते हैं, इसलिए बहुत कम लोग ही पाइपलाइन बनाना पसंद करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। खंड 1, हम बाल्टी ढोने वाले संसार में रहते हैं। अध्याय 1, आप कौन हैं? बाल्टी ढोने वाले हम्माल या पाइपलाइन निर्माता? ब्रूनो, मेरे पास एक योजना है। जब अगली सुबह वे दोनों अपनी बाल्टी लेकर नदी से पानी लाने के लिए चले तो पाब्लो ने कहा, चंद सिक्कों के बदले में हम दिन भर बाल्टियां ढोने के बजाय हम नदी से गांव तक पाइपलाइन क्यों न बना लें? ब्रूनो चलते चलते एक कदम रुक गया। पाइपलाइन, ऐसा किसने सुना है? ब्रूनो चिल्लाया, द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन से। आप कौन हैं? बाल्टी ढोने वाले हम्माल या पाइपलाइन के निर्माता? क्या आपको सिर्फ तभी पैसे मिलते हैं जब आप खुद जाकर काम करते हैं, बाल्टी वाले हम्माल ब्रूनो की तरह, या फिर आप एक बार काम करते हैं और आपको उसके बदले में बार बार पैसे मिलते हैं, पाइपलाइन निर्माता पाब्लो की तरह? अगर आप ज़्यादातर लोगों जैसे हैं
तो आप बाल्टी ढोने वाली योजना पर काम कर रहे हैं। मैं इसे समय के बदले पैसे का जाल कहता हूँ। आप समीकरण जानते हैं, 1 घंटे के काम के बदले 1 घंटे का भुगतान, 1 महीने के काम के बदले 1 महीने का भुगतान, 1 साल के काम के बदले 1 साल का भुगतान। जाना पहचाना लगता है। बाल्टी बराबर समय के बदले पैसे का जाल। बाल्टी ढोने के साथ समस्या यह है कि जब बाल्टी ढोना बंद हो जाता है तो पैसा आना भी बंद हो जाता है, जिसका मतलब है कि सुरक्षित नौकरी या सपनों की नौकरी सिर्फ एक मुगालता है। बाल्टियाँ ढोने का अंदरूनी खतरा यह है कि आमदनी निरंतर नहीं है, अस्थायी होती है। अगर ब्रूनो किसी दिन सुबह उठे और उसकी पीठ अकड़ी हुई हो और वह बिस्तर से उठ न पाए, तो वह उस दिन कितने पैसे कमाएगा? शून्य। कोई काम नहीं तो कोई दाम नहीं। आप कौन है? बाल्टी ढोने वाले हमाल या पाइपलाइन निर्माता? यही बाल्टी ढोने वाले की हर नौकरी में होता है। एक बार जब बाल्टी ढोने वाले अपनी मेडिकल छुट्टियां और वैकेशन की छुट्टियों का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर वे बाल्टियां नहीं ढोएंगे तो उन्हें वेतन का चेक भी नहीं मिलेगा। गणित बिल्कुल सरल है। कोई बाल्टी नहीं बराबर में कोई भुगतान नहीं। दंत चिकित्सक अब बाल्टी नहीं ढो सकती। यह असल जिंदगी का एक उदाहरण है। मेरी पुरानी दंत चिकित्सक, वह सबसे अच्छी दंत चिकित्सक थी जिसके पास मैं कभी गया था। वह बेहद पेशेवर थी, इलाज का बहुत कुशल तरीका था, बेहतरीन व्यक्तित्व था, बेहतरीन तकनीशियन थी। हर बार इलाज लगभग दर्द रहित होता था। इसके अलावा अपने काम से प्यार करती थी और अपने काम के घंटे खुद तय करती थी। आपका क्लिनिक सप्ताह में केवल 3 ही दिन खुलता था ताकि वह अपने परिवार के साथ 4 दिनों का वीकेंड बिता सके। वह जिस काम में प्यार करती थी उसे सप्ताह में 3 दिन करके वह साल में भर में $1 लाख से ज़्यादा कमा लेती थी। यह बाल्टी ढोने वाले हमालों के सपने की नौकरी थी, बशर्ते ऐसी कोई चीज़ कभी हो सकती हो। एक समस्या, 40 की उम्र से पहले उसे हाथों में गठिया रोग हो गया, जिस वजह से वह दंत चिकित्सा नहीं कर रही थी। आज वह एक स्थायी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। वह दंत चिकित्सक के रूप में जितना कमाती थी उसका सिर्फ 1/3 ही कमा रही है। इसमें उसका कोई दोष नहीं, लेकिन उसके सपनों की नौकरी अब गायब हो गई थी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे दोस्तों। आप क्या अब समझ सकते हैं मैं यह बात क्यों कहता हूँ? बाल्टी ढोने वाली सुरक्षित नौकरी कैसी कोई चीज़ नहीं होती। क्या आप देख सकते हैं बाल्टी ढोने वाले लोग कितने असुरक्षित हैं? समय के बदले पैसे के जाल में समस्या यह है कि अगर आप समय नहीं बेच सकते हैं तो आपको पैसा भी नहीं मिलता है। पाइपलाइन निर्माता पाब्लो ने बाल्टी की सीमाओं को जल्द ही पहचान लिया था और वह एक ऐसा सिस्टम बनाने निकला जिसकी मदद से उसे पैसे मिलते रहें, चाहे वह आगे चलकर काम में समय लगाए या ना लगाए। पाब्लो समझता था कि बाल्टी ढोने वाले काम में कोई सुरक्षा नहीं है। वह यह बात समझता था कि पाइपलाइन आपके जीवन की डोर है। अगर आप समय नहीं दे पाए तो आपके साथ क्या होगा? आपके बारे में आप क्या करेंगे? आपकी आमदनी कल रुक जाए? क्या होगा अगर आपकी छटनी हो जाए? क्या होगा अगर आप बीमार पड़ जाएं या अपाहिज हो जाएं या बाल्टियां न ढो पाएं? क्या होगा अगर कोई आपातकालीन बीमारी आपकी बचत खा जाए? क्या होगा अगर भविष्य के लिए रखी आपकी जमा पूंजी रातों रात गायब हो जाए? अगर आपकी आमदनी कल रुक जाती है तो आप कितने लंबे समय तक अपने हाउस लोन की किस्त चुका सकते हैं, अपनी कार की किस्त चुका सकते हैं या अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठा सकते हैं? 6 महीने, 3 महीने या 3 सप्ताह? चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपके भविष्य की जमा पूंजी 6 महीने, 3 महीने, 3 सप्ताह। यदि विपत्ति हमला करती है तो क्या आपके पास जीवन की वह डोर है जो आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेगी, या फिर आप इस मुगालते में जी रहे हैं कि बाल्टी ढोने वाला काम बगैर रुके तब तक चलता रहेगा जब तक आपको आमदनी की ज़रूरत होगी? चाहे आप झाड़ू वाला काम करते हों, कागज़ कलम वाला काम करते हों या पेशेवर काम करते हों, आप समय की एक इकाई खर्च करके पैसे की एक इकाई प्राप्त कर रहे हैं। इसमें सुरक्षा कहाँ है? पाइपलाइन तब भी पैसा देती है जब आप खेलते हैं। जैसा पाब्लो ने कहा था, कोई बेहतर तरीका होना चाहिए, सौभाग्य से बेहतर तरीका। इसे पाइपलाइन आमदनी, निरंतर अतिरिक्त आय कहा जाता है, जो हमेशा मिलती रहती है, चाहे आप समय दें या न दें। सच्ची सुरक्षा पाने का एकमात्र तरीका वही है जो पाब्लो ने किया था। जब आप बाल्टियाँ ढो रहे हों तब भी पाइपलाइन बना लें। पाइपलाइन जीवन की डोर है क्योंकि वे लोगों को पैसे की खातिर समय बेचने के जाल से आज़ाद करती हैं। पाइपलाइन बनाते समय आप एक बार काम करते हैं, लेकिन उस काम के बदले में आपको बार बार पैसे मिलते रहते हैं।
पाइपलाइन हर समय खुली रहती है, यानी 24 गुना 7 365 दिन। इसका मतलब है कि पाइपलाइन आपको आपकी जेब में तब भी पैसे डालती है जब आप सोए हुए हों, या जब आप खेल रहे हों, या जब आप रिटायर हो चुके हों, या आप बीमार हों, अपाहिज हों, या काम न कर सकते हों, या आपातकालीन स्थितियों में हों, या अतिरिक्त आमदनी की शक्ति है। इसलिए मैं कहता हूँ, आपकी पाइपलाइन आपके जीवन की डोर है। पाइपलाइनें बराबर जीवन की डोर। अतिरिक्त आमदनी। अध्याय 2। हम बाल्टी ढोने वाले संसार में रहते हैं। पाब्लो, हमारे पास एक बेहतरीन नौकरी है। मैं एक दिन में 100 बाल्टियां उठा सकता हूँ। एक बाल्टी के बदले 1 पैनी मिलती है, यानी दिन भर में $1, यानी मैं धन्ना सेठ हूँ। सप्ताह भर में जूतों की नई जोड़ी खरीद सकता हूँ। महीने भर में गाय खरीद सकता हूँ। 6 महीनों में एक नई झोपड़ी बना सकता हूँ। हमारे पास इस शहर की सबसे अच्छी नौकरी है। देखो, हमें वीकेंड में छुट्टी मिलती है और हर साल 2 सप्ताह की सवैतनिक वेकेशन भी मिलती है। हम जिंदगी भर के लिए सही जगह पहुंच चुके हैं। अपनी पाइपलाइन के इरादे को दिमाग से निकाल दो। एक डॉक्टर अपनी 4 साल की बेटी को डे केयर सेंटर छोड़ने जा रहा था। उसका स्टेथोस्कोप कार की सीट पर पड़ा था। बेटी उसे उठाकर खेलने लगी। डॉक्टर ने मन से सोचा, मेरी बेटी मेरे कदम नक्शे कदम पर चलना चाहती है। यह मेरे जीवन का सबसे गर्वीला पल है। बच्ची ने स्टेथोस्कोप अपने गर्दन में लपेटा और सेंसर को अपने सामने माइक की तरह पकड़ लिया। मैकडॉनल्ड में आपका स्वागत है। क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकती हूँ? यह रोचक कहानी यह बताती है हम बाल्टी ढोने वाले कामों की तरह क्यों झुकते हैं। इसे कहा जाता है बंदर जो देखते हैं वही करते हैं। छोटी लड़की इतनी ज़्यादा बार मैकडॉनल्ड गई थी कि उसने स्टेथोस्कोप को गलती से हेडसेट समझ लिया था और वहाँ के कर्मचारी जिस तरह ग्राहकों से बात करते थे उसकी नकल करने लगी थी। छोटी लड़की की तरह ज़्यादातर लोग बाल्टी ढोने की गलती से पाइपलाइन बनाना समझ लेते हैं। हम यह देखते हैं कि 99% लोग बाल्टियाँ ढोते हैं, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से यह मान लेते हैं कि हम जीवन में जो चाहते थे हैं उसे पाने का एकमात्र तरीका बाल्टी ढोना है। बाल्टी ढोने वाले हमाल बनाम पाइपलाइन निर्माता। 99% वेतन से वेतन तक जीना, 1% निरंतर अतिरिक्त आमदनी। इसलिए ब्रूनो को पाइपलाइन की शक्ति समझने में इतनी मुश्किल आई। पाब्लो पहला पाइपलाइन निर्माता था जिसे ब्रूनो जानता था। ब्रूनो ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। पाइपलाइनों को इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे अलग थी। ब्रूनो के लिए पाइपलाइन प्रमाणित नहीं थी। ब्रूनो के लिए पाइपलाइनें क्रांतिकारी रूप से नई और जोखिम भरी थी। बहुसंख्यक लोग ब्रूनो की तरह सोचते हैं। बड़े होते समय हम बाल्टी ढोने वाले कड़के लोगों से घिरे रहते हैं, इसलिए हम यह मान लेते हैं कि संसार में यही होता है। इससे मुझे एक बम्पर स्टिक याद आ जाता है जिसे मैं कुछ समय पहले देखा था। 1000 चूहे गलत नहीं हो सकते। लोग बाल्टी ढोने वालों के बारे में भी यही सोचते हैं। 100 मिलियन बाल्टी ढोने वाले लोग गलत नहीं हो सकते। देखिए, वो हो सकते हैं चूहों जैसी मानसिकता। बाल्टी उठाने का निर्णय लेना। आइए सच का सामना करते हैं। इस संसार में जितने पाइपलाइन के निर्माता हैं उससे बहुत बहुत ज़्यादा बाल्टी ढोने वाले हमाल हैं। क्यों? क्योंकि बाल्टी ढोना वह रहा है जिस पर हमारे माता पिता चले थे और उन्होंने हमें भी उसी राह पर चलना सिखाया। बाल्टी ढोने वाला मॉडल आपको बताता है कि बाल्टी ढोने वाले संसार में आगे बढ़ने के लिए आपको यह करना होगा। स्कूल जाओ, सीखो कि बाल्टियाँ कैसे ढोना है। बहुत कड़ी मेहनत करो, ज़्यादा बड़ी बाल्टियाँ ढोने के अधिकारी बनो। इस्तीफ़ा देकर बाल्टी इस्तीफ़ा देकर बाल्टी बी कंपनी की नौकरी कर लो ताकि आपको ज़्यादा बड़ी बाल्टियाँ ढोने को मिले। ज़्यादा घंटे काम करो ताकि आप ज़्यादा बाल्टियाँ ढो सको। बच्चों की बाल्टियाँ ढोने का बेहतरीन प्रशिक्षण देने वाले कॉलेज से में पढ़ने भेजो। धातु की बाल्टियाँ उठाने से करियर बदलो और प्लास्टिक की बाल्टियाँ उठाओ, फिर डिजिटल बाल्टियाँ उठाओ। उस दिन के सपने को देखो जिस दिन आप बाल्टियाँ ढोने के काम से रिटायर हो सकते हो। तब तक उन बाल्टियों को ढोते रहो, उन बाल्टियों को ढोते रहो। ये सब बाल्टी ढोने वाले लोग अपने प्रयासों के बदले में कितना कमाते हैं? आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम। प्रेड मैगजीन के लोग कितना कमाते हैं? वार्षिक सर्वे के अनुसार अमेरिका का औसत कर्मचारी साल में $28,500 कमाता है। लगभग 20% टैक्स घटा दें तो दीर्घ यापन के लिए
जीवन यापन के लिए $22,500 बचते हैं। आइए सच का सामना करते हैं। $22,500 इतनी रकम नहीं कि 4 लोगों के परिवार को बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। इसका मतलब है कि बहुसंख्यक लोग ज़्यादा पैसों के लिए बुरी तरह छटपटा रहे हैं। बाल्टियां ढोने वालों का औसत वेतन $28,500। बाल्टियों की झांकी। जब बाल्टियां ढोने वालों को ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं तो वे क्या करते हैं? चूंकि उनकी बाल्टी वाली मानसिकता है, वे इसलिए वे बाल्टी ढोने वाला समाधान सोच लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो आपको ज़्यादा बाल्टियाँ ढोनी होंगी। बाल्टियाँ ढोने वाले डैडी कहते हैं, मैं शाम को और वीकेंड में बाल्टियाँ ढोने वाली दूसरी नौकरी कर लूँगा। बाल्टी ढोने वाली मम्मी कहती हैं, बच्चों के पैदा होने से पहले मैं बाल्टियाँ ढोने वाली की जो नौकरी करती थी उसे दोबारा कर सकती हूँ। बाल्टियाँ ढोने वाले मम्मी डैडी घोषणा करते हैं, बच्चे स्कूल के बाद और गर्मियों में बाल्टियाँ ढोने का काम कर सकते हैं और यही वे करते हैं। परिणाम, आज उत्तर अमेरिका के लोग संसार के सबसे लंबे घंटे काम करते हैं। काम के दीवाने जापानियों से भी ज़्यादा। क्या ज़्यादा बाल्टियाँ ढोकर ज़्यादा पैसा कमाने की योजना सही है? एक शब्द में नहीं। यह भावहीन कठोर तथ्य बताए जा रहे हैं। उपभोक्ता कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर है। अमेरिका में मकान पर कर्ज पिछले 17 सालों में 4 गुना से ज़्यादा हो गया है। आज औसत परिवार के पास डिस्पोजेबल या प्रयोग के लिए उपलब्ध आमदनी में जो $1 होता है उस पर 95 सेंट का कर्ज है। परिवार के भरण पोषण के लिए काम करने वाली महिलाओं का अनुपात पिछले 20 सालों में दुगने से ज़्यादा हो गया है। 1980 में 19% था, जो आज 46% हो चुका है। बिल चुकाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी सबसे बड़ी अकेली संपत्ति यानी उनके घर पर दूसरी और तीसरी मॉर्गेज ले रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर दिवालिया होने वालों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। सन 2000 में यह आंकड़ा बढ़कर 14 लाख तक पहुंच गया है। हालांकि अर्थव्यवस्था में उछाल है। हेलो, इस चित्र बट ज़्यादा बड़ी बाल्टियाँ ढोने की भ्रांति। बाल्टियाँ ढोने वाले तर्क देते हैं कि ज़्यादा बड़ी बाल्टियों का मतलब है ज़्यादा वेतन, इसलिए ज़्यादा बड़ी बाल्टियाँ ढोने से उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी। बाल्टियाँ ढोने वाले हमेशा सोचते हैं कि बाल्टियाँ ढोने वाले लोग दूसरे कितना ज़्यादा कमाते हैं। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स सैकड़ों अलग अलग पेशों के प्रति घंटे आमदनी के आंकड़े बताता है। दूसरी नौकरियों की तुलना में प्रति घंटा वेतन यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स से पेशा और प्रति घंटा वेतन। फास्ट फूड कुक $6.29, गैस स्टेशन असिस्टेंट $7.34, चौकीदार $8.44, रिटेल सेल्समैन $9.12, सेक्रेटरी $11.88, छत डालने वाला $13.63, कार मैकेनिक $13.97, ट्रक ड्राइवर $14.08, दमकल कर्मी $15.63, डाकिया $16.39, लोन ऑफिसर $20.05, कंप्यूटर प्रोग्रामर $25.67, केमिकल इंजीनियर $29.44, भौतिक शास्त्री $33.23, वकील $36.49, दंत चिकित्सक $44.40, डॉक्टर या सर्जन $49.05। यह मानते हुए कि ज़्यादातर लोगों को हर सप्ताह 40 घंटे काम करने के लिए वेतन मिलता है। हालांकि शायद वे एक सप्ताह में कम से कम 50 घंटे या इससे ज़्यादा काम करते हैं और हर साल 2 सप्ताह की सवैतनिक वेकेशन मिलती है। यह उपयुक्त पेशों में से 5 की सालाना आमदनी बताई जा रही है। सालाना आमदनी: कुक $13,083, रिटेल सेल्स पर्सन $18,970, डाकिया $34,091, वकील $75,899, डॉक्टर $1,02,024। अगर आप कुक होते या रिटेल सेल्स पर्सन होते या डाकिया होते तो आप किसी वकील या डॉक्टर की सालाना आमदनी को देखकर यह सोच सकते थे, वाह, अगर मैं हर साल इतने पैसे कमाता तो मैं वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र हो जाता। तब मुझे बिल चुकाने की चिंता में रात भर जागने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बाल्टी ढोने वालों की आमदनी: औसत आमदनी 28 के, 76 के, 102 के। वकील की, डॉक्टर की और औसत आदमी की। सच है, डॉक्टर की बाल्टी कुक की बाल्टी से बहुत बड़ी है, लेकिन 10 गुना बड़ी। लेकिन इसका मतलब नहीं कि डॉक्टर वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र है। वह भी बाल्टी ढोने वाली नौकरी पर उतना ही निर्भर है जितना कि कुक या डाकिया।
क्यों? सरल है, पेशेवर लोग औसत कर्मचारी से ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन वे ज़्यादा खर्च भी करते हैं। सच तो यह है कि हर साल 6 अंकों की आमदनी कमाने वाले डॉक्टर या वकील अपनी ज़्यादातर आमदनी अपनी ठाठदार जीवन शैली पर खर्च कर देते हैं। एक औसत कर्मचारी के खर्च की तुलना किसी पेशेवर के खर्च से कर देखते हैं। औसत कर्मचारी $5,000 की सेकंड हैंड कार चलाता है, डॉक्टर या वकील $45,000 की लेक्सस चलाता है। औसत कर्मचारी अपने बच्चे को मुफ्त में सरकारी स्कूल में भेजता है, डॉक्टर या वकील निजी स्कूल पर पैसा खर्च करते हैं। औसत कर्मचारी $75,000 के घर का स्वामी होता है, डॉक्टर या वकील $3.5 लाख के घर का स्वामी होता है। औसत कर्मचारी सप्ताह में 1 बार पिज़्ज़ा हट में खाता है, डॉक्टर या वकील सप्ताह में 2 बार बड़े रेस्तरां में खाना खाते हैं। औसत कर्मचारी वैकेशन का खर्च उठा नहीं सकता, डॉक्टर या वकील हर साल सप्ताह को पर्यटन स्थल की सैर कराने ले जाता है। औसत कर्मचारी किसी सार्वजनिक कोर्स में गोल्फ खेलता है, डॉक्टर या वकील 1 या 2 महंगे कंट्री क्लब का सदस्य होता है। आप स्थिति समझ गए होंगे। डॉक्टर लोग वकीलों और अकाउंटेंटों को इसलिए ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वे बड़ी बाल्टियां ढो रहे हैं। सच है कि डॉक्टर की बाल्टी कुक की बाल्टी से 10 गुना ज़्यादा बड़ी है, लेकिन डॉक्टर 10 गुना ज़्यादा खर्च भी करता है। इसलिए अंत में उन दोनों का हाल एक जैसा ही होता है, एक वेतन से दूसरे वेतन तक जीना। डॉक्टर की आमदनी, डॉक्टर का खर्च। बाल्टियां अंततः सूख जाती हैं। बेस्ट सेलर द मिलेनियर नेक्स्ट डोर के लेखक थॉमस जे स्टेनली और विलियम डी डैंको ने बताया है कि बड़ी बाल्टियां ढोने का मतलब दौलत बनाना नहीं हुआ, लेकिन लेखक संपन्न इलाकों में रहने वाले लोगों का सर्वे करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि जो लोग महंगी कार चलाते हैं और महंगे घरों में रहते हैं वे दौलतमंद थे। उफ, गलत अनुमान। स्टैनली और डैंको दौलत बनाने के बारे में इस आश्चर्यजनक निष्कर्ष पहुंचे। आश्चर्य, अमेरिका में दौलत के बारे में ज़्यादातर लोगों की धारणाएं निहायत ही गलत हैं। दौलत का मतलब आमदनी नहीं है। अगर आप हर साल अच्छी आमदनी कमाते हैं और उसे पूरी खर्च कर देते हैं तो आप ज़्यादा दौलतमंद नहीं बन रहे हैं, आप तो बस शान से जी रहे हैं। दौलत वह नहीं है जिसे आप खर्च करते हैं, दौलत तो वह है जिसे आप संचित करते हैं। आप दौलतमंद कैसे बनते हैं? ज़्यादातर लोगों ने इसे भी गलत समझ लिया है। यह किस्मत या विरासत या ऊंची उपाधि या बुद्धि नहीं है जिसकी बदौलत लोग दौलत इकट्ठी करने में सक्षम बनते हैं। इसके बजाय ज़्यादातर मामलों में दौलत कड़ी मेहनत, लगन, योजना और सबसे बढ़कर आत्म अनुशासन की जीवन शैली का परिणाम होती है। दूसरे शब्दों में, बाल्टियां चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हों, वे अंततः सूख जाएंगी। दूसरी तरफ पाइपलाइनें हमेशा कायम रहेंगी, लेकिन पाइपलाइन बनाने की खातिर दया करना पड़ता है। पाइपलाइनें अपने आप नहीं बन जाती, उन्हें बनाने के लिए आपको समय निकालना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। अंततः सारी बाल्टियां सूख जाती हैं। औसत आमदनी, वकील आमदनी, डॉक्टर आमदनी, पाइपलाइन लगातार काम करती है। ज़्यादा बड़ी बाल्टी से समस्या नहीं सुलझेगी। हर कोई अपनी बाल्टी के आकार को बढ़ाना पसंद करता है। कोई भी वार्षिक वेतन वृद्धि या ज़्यादा पैसे वाली बेहतरीन नौकरी को नहीं ठुकराएगा। अगर बाल्टी ढोना आपकी आमदनी का एकमात्र स्रोत है तो मैं कहता हूँ वह सबसे बड़ी बाल्टी ढोएं जो आप ढो सकते हैं। यह सहज बोध है, लेकिन इसके बावजूद सच्चाई यह है कि बाल्टियां ढोने से आप कभी वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र नहीं बन सकते। बाल्टियां ढोकर आप कभी भी अपने परिवार को सुरक्षित नहीं बना पाएंगे, चाहे आपकी बाल्टियां कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि जब आप बाल्टी ढोते हैं तो आपको खुद वहां रहकर काम करना पड़ता है, तभी आपको पैसे मिलते हैं। जिस दिन आप बाल्टियां ढोना बंद कर देते हैं उसी दिन पैसे आना बंद हो जाते हैं। बीमारी या चोट, छटनी, रिटायरमेंट। कई बाल्टियां ढोने वाले मिलेनियर से दिवालिया बन गए हैं क्योंकि जब वे बाल्टियां ढो रहे थे तब उन्होंने पाइपलाइन नहीं बनाई। जब उनकी बाल्टियां सूख गई तो उनकी जीवन शैली भी सूख गई। मेरे पिताजी कहते थे, पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर हैं। क्या आप देख पा रहे हैं कि क्यों